हेलो बच्चों, मैं बीके यादव कॉमर्स बाय बीके यादव चैनल पर आप लोग का फिर एक बार स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग इनकम टैक्स पर कुछ वीडियो हम दिए हैं, वो आप लोग देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो कृपया देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे मेरे यूट्यूब चैनल में जाइएगा तो वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है इनकम टैक्स में, आप प्लेलिस्ट इनकम टैक्स खोलिएगा, उसमें एक के बाद एक सारा वीडियो दिया हुआ है। इनकम टैक्स लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, है ना। आप जो है वो सब वीडियो देखिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। आज जो हम लोग इनकम टैक्स में बात करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में, कि किसी व्यक्ति का, किसी करदाता का रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निवासीय स्थिति, है ना। रेसिडेंशियल स्टेटस तो कोई भी करदाता, है ना, यह जरूरी नहीं है कि करदाता केवल भारत में ही इनकम कमाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। वह करदाता भारत में भी इनकम कमा सकता है, भारत के बाहर भी इनकम कमा सकता है। तो अगर करदाता भारत में इनकम कमा रहा है, कोई भारत के बाहर कमा रहा है, कोई दोनों जगह कमा रहा है, भारत के बाहर मतलब विदेश में, तो उसकी कौन सी आय प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा, कौन सी आय टैक्सेबल नहीं होगा, इस बात का निर्धारण जो है वह निवासीय स्थिति के आधार पर किया जाता है। यानी किसी भी करदाता के कर दायित्व का निर्धारण उसकी निवासीय स्थिति के आधार पर किया जाता है, और निवासीय स्थिति निर्भर करता है करदाता के भारत में रहने के दिनों की संख्या पर। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई करदाता प्रीवियस ईयर में, गत वर्ष में भारत में कितना दिन रहा है, उस दिनों की संख्या पर उसकी निवासीय स्थिति निर्भर करती है। अगर कोई करदाता गत वर्ष में भारत में रहा, कितना दिन रहा, भारत में नहीं रहा, उसके आधार पर हम लोग उसकी निवासीय स्थिति की निर्धारण करते हैं। हम लोग इससे पूर्व के वीडियो में जैसे हम बताए थे कि करदाता कौन कौन है, करदाता कौन होता है, तो करदाता वह व्यक्ति है जिसकी आय पर कर लगाना है, या जिसको कर पे करना है, टैक्स पे करना है, या करदाता वह व्यक्ति है जिसकी आय पर कर लगाने की कार्यवाही आरंभ हो चुकी है, उसको हम लोग करदाता बोलते हैं। करदाता कोई एक व्यक्ति, इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, व्यक्तियों का संघ हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कोई एक व्यक्ति, इंडिविजुअल, उसका निवासी स्थिति किस प्रकार होगा, HUF का निवासी स्थिति किस प्रकार होगा, कंपनी फर्म का निवासी स्थिति किस प्रकार निर्धारित होता है। तो निवासीय स्थिति के आधार पर, निवासीय स्थिति के आधार पर करदाता को दो भागों में बांटा गया है ना। हम लोग यहाँ बात करेंगे निवासी के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेसिडेंट। तो निवासी के प्रकार को हम लोग इस तरह से एक चार्ट के रूप में हम दिखा रहे हैं। सबसे पहला एक इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल जिसको हम लोग बोलते हैं एक व्यक्ति, या HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको, है ना, इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला है निवासी, है ना, और दूसरा है अनिवासी।
निवासी जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडेंट, ये दो प्रकार का होगा, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। असाधारण निवासी, साधारण निवासी इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और यह हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, है ना। उसी तरह अनिवासी जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, यही अनिवासी, इसी को बोला जाता है NRI, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी व्यक्ति, कोई व्यक्ति और HUF के लिए निवासी, कोई व्यक्ति या HUF जो है उसकी गत वर्ष में निवासी स्थिति दो प्रकार की हो सकती है, या तो वो निवासी हो सकता है या अनिवासी हो सकता है। निवासी में साधारण निवासी या असाधारण निवासी। उसके बाद व्यक्ति और HUF के बाद बच गया क्या आपको, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसके लिए दो भाग में इसको बांटा गया है ना, निवासी और अनिवासी। यानी जितने भी करदाता है, चाहे वो व्यक्ति हो, संस्था हो, फर्म हो, कंपनी हो, HUF हो, उसको दो भाग इस प्रकार हम लोग चार्ट के रूप में समझ लेंगे। इंडिविजुअल, वो या तो निवासी होगा या अनिवासी होगा। निवासी में साधारण निवासी या असाधारण निवासी। उसी तरह फर्म, कंपनी के लिए दो कैटेगरी हुआ, निवासी और अनिवासी। बात समझ गए। तो यहाँ पर जो हम लोग निवासी के प्रकार देखें तो निवासी मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो गए। अगर हम लोग एक व्यक्ति के बारे में बात करें, इसमें हम लोग फोकस करने वाले एक व्यक्ति, इंडिविजुअल का। तो इंडिविजुअल में अगर उसका निवासी का प्रकार देखें तो कितना हो गया, एक हो गया पहला साधारण निवासी, दूसरा हो गया असाधारण निवासी और तीसरा हो गया अनिवासी। यानी एक व्यक्ति निवास स्थान के आधार पर तीन प्रकार हुआ उसका, है ना, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। उसी तरह फर्म, कंपनी का निवासी स्थिति दो प्रकार का होगा, या तो वो निवासी होगा या अनिवासी होगा। बात समझ गए। अब कोई व्यक्ति, अभी हम लोग बात करेंगे व्यक्ति का, कि व्यक्ति निवासी कैसे होगा, साधारण निवासी कैसे होगा, असाधारण निवासी कैसे होगा और अनिवासी कैसे होगा, है ना। तो आप सभी बच्चों से जरा यही कहना है कि यदि आप रेसिडेंशियल स्टेटस को समझना चाहते हैं, मजा उसमें एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये जो हम चार्ट आपको दिखाए हैं, आप ये चार्ट को अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, और नोट करिएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। तो निवासी के प्रकार में, है ना, व्यक्ति तीन प्रकार का हो सकता है, वो साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। उसी तरह फर्म, कंपनी या तो निवासी होगा या अनिवासी होगा। बात समझ गए हम लोग। अब देखते हैं कि निवासी होने के लिए क्या शर्त है ना, कि कोई व्यक्ति कब साधारण निवासी होगा, कब असाधारण निवासी होगा और कब अनिवासी होगा, उसके लिए क्या क्या शर्त है, क्या क्या कंडीशन है।
तो अभी बात करेंगे हम लोग निवासी की शर्तें। तो पहला प्रकार का जो शर्त है उसको हम लोग बोलते हैं आधार शर्त, है ना। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको बेसिक कंडीशंस, या इसका दूसरा भी नाम हम लोग दे सकते हैं श्रेणी अ की शर्तें, कैटेगरी ए की शर्तें, है ना। इसमें दो शर्त आता है। पहला है कि गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर में कम से कम कुल मिलाकर 182 दिन भारत में रहा हो, है ना। पहला आधार शर्त है कि वह गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। दूसरा है आधार शर्त भी है, गत वर्ष में कम से कम 60 दिन और गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहा हो। ये है आधार शर्त, है ना। अब दूसरा है अतिरिक्त शर्तें। अतिरिक्त शर्तें, एडिशनल कंडीशंस, या जैसे इसको हम लोग श्रेणी ए लिखे हैं, इसको हम लोग श्रेणी ब लिख सकते हैं, है ना। कैटेगरी बी। इसमें भी दो शर्त है। पहला है कि वह गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम कोई 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो, है ना। गत वर्ष के पूर्व के 2 वर्षों में, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो। गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष निवासी रहा हो, 2 वर्ष निवासी रहा हो, अर्थात आधार शर्तों में से कोई एक पूरी की हो। और दूसरा है गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में, गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन भारत में रहा हो। तो बच्चे लोग यहाँ पर हम लोग 2 तरह का शर्त देख रहे हैं, है ना, जिसका पहला का नाम दिए हैं आधार शर्त या श्रेणी ए, है ना।
और दूसरा का नाम दिए हैं अतिरिक्त शर्त या श्रेणी बी। तो आधार शर्त में क्या है, पहला देखते हैं कि वह गत वर्ष में कम से कम कुल मिलाकर 182 दिन भारत में रहा हो। दूसरा है कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन और प्रीवियस ईयर के पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहा हो। अतिरिक्त शर्तों में पहला है कि प्रीवियस ईयर के पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष निवासी के रूप में रहा हो, अर्थात आधार शर्तों में से कोई एक पूरी की हो। दूसरा है कि प्रीवियस ईयर के पूर्व के 7 वर्षों में, प्रीवियस ईयर के पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन भारत में रहा हो। ये आधार शर्त है और अतिरिक्त शर्त है। इसी के आधार पर निर्भर करता है किसी भी व्यक्ति करदाता की निवासी स्थिति। जैसे हम लोग व्यक्ति करदाता को, है ना, इंडिविजुअल एक व्यक्ति करदाता को निवासी स्थिति के आधार पर यहाँ चार्ट में दिखाए कि वह निवासी स्थिति के आधार पर साधारण निवासी होगा, असाधारण निवासी होगा या अनिवासी होगा। सबसे पहले तो क्या इसमें हम लोग बात किए हैं, निवासी। तो निवासी में भी 2 कैटेगरी है, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। तो कोई व्यक्ति निवासी कब होगा, अभी बात करते हैं कि कोई व्यक्ति निवासी कब होगा। तो यहां पर देखिए ए और बी, है ना, यदि कोई करदाता व्यक्ति, है ना, ये शर्त आधार शर्त ए या बी, हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ आधार शर्त 2 है, ए और बी। यदि कोई करदाता व्यक्ति प्रीवियस ईयर में या ए या बी दोनों में से कोई एक भी शर्त पूरा करता है, चाहे वह आधार शर्त ए पूरा करे या आधार शर्त बी पूरा करे, दोनों आधार शर्तों में से अगर वह एक भी शर्त पूरा कर देता है तो उसको हम लोग प्रीवियस ईयर के लिए निवासी मानेंगे, है ना। ये निवासी में क्या हुआ कि आधार शर्तों में से कोई एक पूरा करता है, आधार शर्तों में से कोई एक पूरी करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निवासी। यानी कोई करदाता व्यक्ति प्रीवियस ईयर में आधार शर्तों में से, ये जो 2 आधार शर्त है, इसमें से कोई एक भी शर्त पूरा कर लेता है तो उसको हम लोग उस प्रीवियस ईयर के लिए निवासी मानेंगे। बात समझ गए। अब निवासी बनने के बाद वो साधारण निवासी होगा या असाधारण निवासी, है ना, वो साधारण निवासी होगा या असाधारण निवासी। तो साधारण निवासी के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि साधारण निवासी बनने के लिए उसको आधार शर्तों में से कोई एक पूरी करता है, आधार शर्तों में से कोई एक पूरी करता है, प्लस दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करता है, दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करता है, तो वह साधारण निवासी माना जाएगा। यानी कि कोई करदाता प्रीवियस ईयर के लिए साधारण निवासी तभी होगा जब वह आधार शर्तों में से, ये 2 आधार शर्त है, आधार शर्तों में से कोई एक पूरी करता है प्लस दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करता है, तो वह उस प्रीवियस ईयर के लिए साधारण निवासी माना जाएगा। अब दूसरा क्या था इसमें, असाधारण निवासी।
है ना, असाधारण निवासी, असाधारण निवासी। तो असाधारण निवासी के लिए कंडीशन है कि वह आधार शर्त तो पूरा करता ही है, आधार शर्तों में से कोई एक पूरी करता है और साथ ही साथ दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं करता है। देखिए साधारण निवासी और असाधारण निवासी में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो निवासी आधार शर्त पूरा किया, आधार शर्तों में से कोई एक पूरा किया तो वह निवासी बन गया, और निवासी बनने के बाद अगर वह दोनों अतिरिक्त शर्त पूरा करता है, अतिरिक्त शर्त 1 और 2 दोनों पूरा करता है, क्या लिखे, दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करता है। आधार शर्त में से कोई एक प्लस, आधार शर्तों में से कोई एक प्लस दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे साधारण निवासी। अगर कोई व्यक्ति करदाता आधार शर्त पूरी करता है लेकिन प्लस दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं करता है, यानी केवल आधार शर्त पूरा किया, अतिरिक्त शर्त पूरा नहीं कर पाया, तो वो कहलाएगा असाधारण निवासी। उसके बाद तीसरा क्या था कैटेगरी, अनिवासी, एनआरआई। तो एनआरआई अनिवासी किसको बोलेंगे कि अगर आधार शर्तों में से कोई भी पूरा नहीं करता है, कोई भी पूरी नहीं करता है तो वह प्रीवियस ईयर के लिए अनिवासी कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले तो आप निवासी पकड़िए, यहाँ जैसे हम लोग चार्ट देखे थे कि निवासी और अनिवासी, निवासी और अनिवासी में बात है ये आधार शर्त का कि अगर वह दोनों आधार शर्त में से कोई एक भी शर्त पूरा कर देता है तो वह निवासी होगा। अगर दोनों आधार शर्तों में से एक भी दोनों का दोनों नहीं पूरा कर पाया तो वो सीधे अनिवासी हो जाएगा। लेकिन ना कि आधार शर्तों में से कोई भी पूरी नहीं करता है ना, अगर दोनों आधार शर्त पूरा नहीं कर पाया तो वो सीधे अनिवासी हो जाएगा। और जब फिर वो निवासी बन जाएगा तो निवासी बनने के बाद हम लोग सोचेंगे कि वो साधारण निवासी है या असाधारण निवासी। साधारण निवासी कब होगा, जब वह आधार शर्त के साथ साथ दोनों अतिरिक्त शर्त पूरी करेगा तो वह साधारण निवासी बन जाएगा। लेकिन केवल जब वह आधार शर्त ही पूरा कर पाया और अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं कर पाया, है ना, तो जब अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं कर पाएगा तो फिर वो अनिवासी कहलाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है आप लोग को वह बात हमारी समझ में आ रहा है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या बात है बच्चों कि ये आधार शर्त और अतिरिक्त शर्त याद रखना है ना। बेसिक कंडीशन श्रेणी ए, कैटेगरी ए का शर्त और कैटेगरी बी का शर्त। प्रेम से ध्यान पूर्वक समझ लें कि यदि कोई करदाता प्रीवियस ईयर में निवासी होगा या अनिवासी होगा, रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा, इस बात का निर्धारण ये आधार शर्त और अतिरिक्त शर्तों के आधार पर होता है। यदि कोई व्यक्ति करदाता मतलब कि जिसको हम लोग किसी नाम विशेष से बुलाते हैं, जैसे राम, श्याम, हरि, मोहन, अब्दुल रहमान, ये सब क्या हम लोग किसी नाम विशेष से बुलाते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे व्यक्ति करदाता, इंडिविजुअल। तो एक व्यक्ति प्रीवियस ईयर में यदि दोनों आधार शर्तों में से कोई एक भी शर्त पूरा कर देता है तो वह निवासी होगा, है ना। और आधार शर्त के साथ साथ दोनों अतिरिक्त शर्त पूरा करता है तो साधारण निवासी होगा। और जब केवल आधार शर्त ही पूरा किया, अतिरिक्त शर्त पूरा नहीं कर पाया तो असाधारण निवासी होगा। और जब आधार शर्त को भी पूरा नहीं किया,
तो वो सीधे अनिवासी हो जाएगा। ये जो आधार शर्त हम लोग यहाँ बात किए हैं बच्चे लोग, ये आधार शर्त के साथ साथ कुछ एक्सेप्शन है, दो अपवाद भी है, उसको थोड़ा सा सुन लीजिए, है ना। क्या है पहला एक्सेप्शन कि यदि कोई भारतीय नागरिक प्रीवियस ईयर में समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य के रूप में या रोजगार के लिए भारत से बाहर जाता है, तो उसको ये पहला आधार शर्त ही पूरा करना होगा, उसके लिए ये आधार शर्त भी लागू नहीं होगा। क्या बोले कि यदि कोई भारतीय नागरिक गत वर्ष में समुद्री जहाज के क्रू के सदस्य के रूप में भारत से बाहर जाता है, या कोई व्यक्ति भारत से बाहर रोजगार के लिए जाता है, तो उसको ये दूसरा आधार शर्त उस पर लागू नहीं होगा, उसको केवल पहला आधार शर्त ही पूरा करना होगा। उसी तरह दूसरा है कि एक भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत के बाहर रहता है और प्रीवियस ईयर में भारत भ्रमण के लिए आता है ना, तो भारत भ्रमण के लिए भी आता है, तो उसके लिए भी ये दूसरा अतिरिक्त शर्त जो है ये लागू नहीं होगा। उस कंडीशन में उसको पहला आधार शर्त ही पूरा करना होगा। यानी ये जो आधार शर्त है उसका दो एक्सेप्शन हुआ, दो अपवाद हुआ। पहला कि कोई भारतीय नागरिक समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य के रूप में बाहर जाता है, या भारत का नागरिक विदेश जाता है रोजगार के लिए, या कोई भारतीय मूल का नागरिक जो बाहर रहता है, भारत के बाहर रहता है और वह प्रीवियस ईयर में भारत भ्रमण के लिए आता है, तो ऐसी स्थिति में ये दूसरा आधार शर्त इन लोगों पर लागू नहीं होगा। उनको निवासी होने के लिए पहला आधार शर्त ये पूरा करना होगा। बात समझ गए? यानी निवासी जो है, निवासी एक व्यक्ति के लिए निवासी का निवास स्थान का निर्धारण जो है ये आधार शर्त और अतिरिक्त शर्त के आधार पर होता है। अगर वह आधार शर्त को पूरा करता है तो निवासी होगा, अगर आधार शर्त में से कोई एक भी दोनों आधार शर्त पूरा नहीं करता है या आधार शर्त पूरा नहीं कर पाता है तो वो अनिवासी होगा, है ना। चलिए अब हम लोग आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बच गया अब नेक्स्ट कंपनी, HUF, उसके बाद फर्म, ये सब का निवास स्थान कैसे निर्धारित करते हैं ये अगले वीडियो में देखेंगे, और टैक्स लायबिलिटी कैसे निर्धारित करते हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।